बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बार 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। बात अगर बीते 2 सप्ताह की करें तो श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शासन प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर तमाम व्यवस्थाएं भी की हैं। तो उत्तराखंड में देखिए चार धाम यात्रा को लेकर आस्था का सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। 2 सप्ताह में लगातार ये आंकड़े जो है बढ़ोतरी दर्ज किए गए हैं और इसे देखते हुए, बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से यात्रा मार्गों पर तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो देखिए यहाँ पर बढ़ चढ़ के श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो काफी मात्रा में अभी तक कराए गए, ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। इसे देखते हुए चूंकि आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए तमाम तैयारियां जो है शासन प्रशासन की तरफ से यात्रा मार्ग पर भी किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की यात्रियों को तकलीफ ना हो, किसी भी तरह की परेशानियों का सामना यात्रियों को ना करना पड़े। इसे लेकर धामी सरकार ने पहले से ही अधिकारियों को निर्देश दिया था कि तैयारियां जो है वो पूरी रहनी चाहिए। चूंकि देखिए इस बार आंकड़े अभी और बढ़ने वाले हैं। अभी देखिए 30 अप्रैल को ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में अभी महीना भर नहीं बीता, ये आंकड़े 7 लाख के पार पहुंच चुके हैं। आने वाले सप्ताह में आंकड़े और बढ़ेंगे और ऐसे में जानकारी आपको ये भी दे दे कि प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर खास व्यवस्थाएं की हैं। पीने के लिए देखिए पानी के भी खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अगर कोई श्रद्धालु, कोई यात्री जो है बीमार पड़ता है तो जगह जगह पर उसके इलाज के लिए भी कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें सेवा भी दी जा रही है। तो इन तमाम तरह की सुविधाएं जो है यात्रियों के लिए दी जा रही है। चूंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है, ऐसे में पूरे 6 महीने इंतजार जो है श्रद्धालुओं को करना पड़ता है चार धाम यात्रा की शुरुआत हो और वो चार धाम यात्रा करने के लिए पहुंचे। हालांकि देखिए इस बीच ये भी जानकारी दे दे कि उत्तराखंड में मौसम ने हालांकि परिवर्तन किया था। उस दौरान भी यात्रियों की जो संख्या है उसमें कमी कहीं से भी दर्ज नहीं की गई। यात्री जो है वो बढ़ चढ़ के पहुंच रहे हैं, चार धाम यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंकड़े अभी और भी बढ़ने वाले हैं और इस आंकड़े को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी खासा इंतजाम और तैयारियां जो है लगातार जारी है। अब बात देखिए अगर आंकड़ों की करें तो अभी तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं और ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन निकलकर आंकड़े सामने आए हैं, चाहे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, इसे लेकर भी संख्या निकलकर काफ़ी अधिक आई है। प्रशासन की तरफ से भी एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है कि जो भी यात्री यात्रा करने आते हैं उनके साथ उनका आधार कार्ड अनिवार्य है, आधार कार्ड होना ही उनका चाहिए। तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको केदारनाथ की दिखा रहे हैं, कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए। रजनीश दीक्षित ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करूंगी। रजनीश, अभी तक 7 लाख आंकड़े बताए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये आंकड़े और बढ़ेंगे? जी सिमरन, निश्चित रूप से जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिसका आंकड़ा 28 लाख पार कर चुका है, तो इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब ये मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में पीक पर पहुंच जाएगी चारधाम यात्रा। पिछले साल की अगर तुलना करें 2 हफ्ते पिछले के बाद का जो आंकड़ा था पिछली बार चारधाम यात्रा का, तो उस समय की मतलब 30% की, मतलब उस समय जैसे 8 लाख, उस समय 10 लाख ये स्थिति है। मतलब 2 लाख श्रद्धालु कम है पिछले साल की अगर तुलना करें। लेकिन चूंकि अभी पाकिस्तान के बाद भारत के तनावपूर्ण हालात है, इसके अलावा केदारनाथ में जो खतरों में रहती बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर यात्रियों को असुविधा हो रही थी, तो इन सारी चीजों को दुरुस्त कर दिया गया है। अब चीजें ठीक चल रही है, चारधाम यात्रा जो है वो अपने पीक की ओर बढ़ रही है। तो उम्मीद की जा रही है सिमरन की जैसे जैसे समर वेकेशन का भी दौर आएगा तो यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। इसके अलावा आपको बताएं कि विदेशी सैलानियों ने भी रिकॉर्ड टूर रजिस्ट्रेशन कराया इस बार चारधाम यात्रा में, जिसमें 150 से ज्यादा देश शामिल है और उसका जो आंकड़ा है सरकारी यात्रा वो 35,000 तीर्थयात्री है जो विदेश से इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल रजनीश, अभी तो देखिए बीते 2 सप्ताह के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं कि 7 लाख ही आंकड़े पार हो चुके हैं। रजनीश, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, चूँकि देखिए आने वाले सप्ताह में ये आंकड़े जो हैं अभी और बढ़ेंगे। प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ तैयारी की जा रही है, ये भी बताइए? देखिए, प्रशासन की जो जी, तैयारी थी, इसमें मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो हेली सर्विस है, उनको किस तरीके से सूचना किया गया, क्योंकि अभी हमने एविएशन की जो हेली सर्विसेज थी, उसमें आज देखने में आया था 2 बार उसकी आपात लैंडिंग कराई गई थी कुछ ऑफर की, जब वो बद्रीनाथ से श्रद्धालु लेने जा रहे थे। उसके बाद से इन पर रोक लगा दी गई और सुरक्षा कारणों की जांच दिखाई गई, ये जांच की जा रही है। इसके अलावा हेली सर्विसेज सुचारू चले, टिकट ब्लैकमेल वो ना हो, ब्लैक के टिकट में जो तीर्थयात्री परेशान होते हैं। इसके अलावा साइबर भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि देखने में आया कई शिकायतें जो कंट्रोल रूम को मिली है। जी। तीर्थयात्री जो देश विदेश से जिन्होंने हेली सर्विसेज बुक की, उनके साथ ठगी हो गई है, तो उसको रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो खच्चरों की सुविधा है, अगर हम कल के आंकड़े की बात करें तो 5,500 खच्चरों ने कल केदारनाथ में यात्रियों को बाबा केदार के दर्शन कराए। तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए खच्चरों की, ताकि जो यात्रियों की जो संख्या बढ़ेगी वो किस तरीके से मतलब सुखद अपनी यात्रा पूरी कर सके, तो इसके भी ध्यान फोकस कर रहा है प्रशासन। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जी। जिसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो चल रहे हैं, आपको बताएं हम ऋषिकेश, हरिद्वार, विकासनगर, नरबटपुर, इन सब जगह जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए थे, जिसमें ऑफलाइन यात्री अपनी नाम का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसको भी और मोबाइल से भी शुरू किया गया है। मान लीजिए कोई तीर्थयात्री अगर हरिद्वार या ऋषिकेश के आसपास किसी भी तीर्थ स्थल पर है, वो चाहता है कि हम चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन करा दें, तो मतलब हमको लाइन में लगना पड़े, तो इसके लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन सुविधाएं भी की गई, जिसमें 25 वैन यहाँ पर सुविधा बनाई गई है। जो रजनीश, वहाँ आप पर ये जाकर भी के जानकारी तीर्थयात्रियों दीजिएगा का कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यात्रियों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि अभी हाल ही में हेली सेवा जो है वो भी रोकी गई थी। तो क्या कुछ गाइडलाइन अभी तक जारी की गई है कि ताकि यात्री जो भी आए उन गाइडलाइन के को फॉलो करते हुए आए, ताकि किसी तरह का भी कोई हादसा ना हो सके, क्योंकि आंकड़े बढ़ेंगे और ऐसे में यात्री भारी संख्या में पहुंचेंगे तो असुविधा जो है वो भी हो सकती है, इसलिए क्या बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है? अगर हम बात करें, सीधी 3 गाइडलाइन है जिनको सभी तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखना है। पहला तो उनका रजिस्ट्रेशन, कि अगर उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, तो जो रजिस्ट्रेशन में उनकी तारीख क्या है, उसी तारीख में अगर वो अपनी यात्रा करेंगे तो सुविधाजनक उनकी यात्रा होगी, जिसको प्रशासन के पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रशासन ने तैयारी की है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे अहम है वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, कि जो भी मान लीजिए हार्ट पेशेंट है, ठीक है रजनीश, वो आप बने रहिएगा। रजनीश, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, देहरादून से ये बड़ी खबर है। धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और जानकारी आपको ये दे दे कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मलिन बस्तियों को भी लेकर निर्णय हो सकता है। पंचायत चुनाव के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। तो धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। ये अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। पंचायत चुनाव के कार्यकाल बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक इस वक्त हो रही है, बैठक चल रही है और इस बैठक में मलिन बस्तियों को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। तो कई अहम फैसले जो है इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, आपको यह भी जानकारी दे दें, पंचायत चुनाव के कार्यकाल बढ़ाने को भी लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक इस वक्त चल रही है, धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मलिन बस्तियों को लेकर भी निर्णय हो सकता है, फैसला हो सकता है और साथ ही साथ पंचायत चुनाव के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी फैसला होगा। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, कैबिनेट बैठक चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण भी फैसले लिए जाएंगे। रजनीश, जिस तरीके से बहुत दिन से था कि जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग हो, लेकिन उस तक कल नहीं हो पा रही थी, तो आज वो कैबिनेट मीटिंग का आगाज है। हमारी ठीक पीछे जो आप बिल्डिंग देख रही है शिवरन, ये सचिवालय भवन है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक यहाँ पर चल रही है। और कैबिनेट बैठक में अगर मैक्रो प्रस्ताव की बात करें तो महिला की रोजगार का प्रस्ताव है, मरीन बस्ती का प्रस्ताव है। इसके अलावा जो एलिवेटेड रोड यहाँ बनाई जा रही है, इसमें किस तरीके से जो यहाँ पर 3,000 घर है जो बेघर होने वाले हैं लोग हैं, उनको क्या राहत दी जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो इसके अलावा कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन
उनके आगामी कैबिनेट यहाँ पर मुहर लगा सकती है। अभी भी बैठक जारी है। ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंच गए थे सुमन, और उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। और आपको बताएं, थोड़ी देर बाद मीडिया ब्रीफिंग भी होनी है पूरी कैबिनेट में कि क्या कुछ निर्णय लिए गए, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, तो देखिए ब्रीफिंग होगी और उसमें तमाम तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ जाएंगी कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए। लेकिन रजनीश, सवाल ये भी है कि ये भी बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में, कुछ फैसला हो सकता है क्या? ये भी एक अहम प्रस्ताव है कि जो पंचायत चुनाव का कार्यकाल है उसको जो 3 महीना बढ़ाने की बात यहाँ पर हो रही है कि पूरी चर्चाएं हैं कि उस पर भी आज चर्चा होगी, और उसके बाद अगर कैबिनेट में सहमति मिलती है तो धामी कैबिनेट उस पर भी मुहर लगाएगी। इसके अलावा 3 प्रशासकों की भी नियुक्ति होनी है पंचायत में ही, तो उस पर भी आज धामी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। ठीक ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से घोटालेबाजों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत आईजी गढ़वाल एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। जानकारी आपको ये दे दे कि आईजी ने यूपी आरएनएन के पूर्व अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्यों में 136 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल टीम गठित की गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और देहरादून के विवेचना में हुई प्रकृति की आख्या प्रत्येक 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दे कि निगम ने तत्कालीन परियोजना प्रबंधन और परियोजना के महाप्रबंधक के सहायक लेखा अधिकारी के साथ मिलकर अलग अलग निर्णय कार्यों में 136 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। इस घोटाले की जांच करने के लिए बाकायदा एक टीम गठित की गई है, जो टीम इन घोटालों को उजागर करेगी। घोटाले कौन कौन किया है इसके लिए एसआईटी गठित की गई है और 15 दिन के अंदर देखिए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और ये रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। तो घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और ये घोटाला जो है लाखों का नहीं है बल्कि 136 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले की जांच करने के लिए बाकायदा एक टीम गठित की गई है, विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है और इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और देहरादून के विवेचना में हुई प्रगति की आख्या प्रत्येक 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जानकारी आपको ये भी दे दे, निगम के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक और परियोजना के महाप्रबंधक ने सहायक लेखाधिकारी के साथ मिलकर अलग अलग निर्णय कार्यों में 136 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। क्योंकि देखिए घोटालेबाजों पर नकेल कसने के लिए लगातार इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने भी इससे पहले कहा था कि जो भी घोटाले किए जा रहे हैं, जो भी लोग इस घोटाले में शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बाकायदा एसआईटी गठित की गई है, इन घोटालों की जांच की जाएगी कि इस घोटाले में कौन कौन लिप्त था, घोटाला कैसे किया गया। बाकायदा इसे लेकर रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी और रिपोर्ट जो है सीएम धामी के समक्ष भी पेश की जाएगी। देखिए, इसकी एक प्रकरण आया था कि यूपी राजकीय निर्माण निगम के द्वारा जो जितने भी टेंडरिंग प्रोसेस हुए थे, जिन्होंने काम किए थे, उसमें एक बहुत गड़बड़ियां आई थी, जिसकी शासकीय स्तर पे भी जांच हुई थी। और शासकीय स्तर पे जांच होने के बाद में संबंधित के विरुद्ध में नेहरू कॉलोनी में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जो लगभग 136 करोड़ की राशि की, जिसमें गड़बड़ियों के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले थे। तो इसको देखते हुए हमारे नेहरू कॉलोनी में ये एफआईआर दर्ज की गई थी। उसको हमने रिव्यू किया। रिव्यू के पश्चात में मैंने रेंज स्तर पे एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया है। देखिए, इसकी तो 136 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और घोटाले की जांच करने के लिए एसआईटी गठित की गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को दी गई राशि को लेकर जिसका विरोध जो है कांग्रेस पार्टी जमकर कर रही है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी अब बयान जो है निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहादत पर कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद का कोई मूल्य नहीं होता। कांग्रेस को ऐसी राजनीति करने से बचना चाहिए और ऐसी राजनीति कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। तो शहीद जवानों को जो राशि दी जा रही है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस जो है लगातार इस पर सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। शहीद की जो बलिदान है उसे पैसों में तोलने का अगर कांग्रेस के लोग काम करें तो ये बहुत ही मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता है। शहीद परिवार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार हो जो अनुमन्य चीज है उसको तय करती है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस शहीद का अपमान कर रहे हैं। देखिए, शहीद की उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच लालकुआं में पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने बड़ा बयान दे दिया है, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते थोड़ी देरी जरूर हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जल्द ही चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का भी दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से जीत दर्ज करेगी। विपक्ष की पार्टी है, समय समय पर आरोप लगाना उनका एक राजनीतिक दायित्व है। अगर आरोप में कहीं ऐसा कुछ मतलब की बात निकलती तो सरकार उस पर भी संज्ञान लेती है और उस पर संज्ञान लेते हुए रास्ता निकालने की कोशिश करती है। कांग्रेस का आरोप लगाना अपने आप में उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी के हिसाब से ठीक है, लेकिन सरकार बिना उनके आरोप के, बिना उनके द्वारा लांछन लगाए जाने के अपना काम कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां कैलाश यात्रा का शुभारंभ पूरे उल्लास के साथ हुआ है, महादेव के जयकारों के साथ हुआ है। इस यात्रा में 20 श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं, जिसमें कई राज्यों से आए हुए थे, जिसमें 13 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। इन श्रद्धालुओं में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड के साथ साथ अन्य प्रदेशों से यात्री भी शामिल हुए हैं, जिसको लेकर मंडल विकास निगम ने पूरी व्यवस्था की थी, जिसमें सुरक्षा और सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। तो कैलाश यात्रा का शुभारंभ हुआ है और इसमें बढ़ चढ़ के यात्री पहुंचे हैं। पूरे उल्लास के साथ शुभारंभ किया गया है। देखिए, इस बार आदि कैलाश यात्रा का पहला दल आज जो रवाना हुआ है, जिसका औपचारिक स्वागत हमारे एमडी केएमबीएन महोदय द्वारा भीमताल में किया जाएगा, जो हमारा पहला पड़ाव है। उसमें प्रथम दल में 20 यात्री हैं। ये प्रथम पड़ाव हमारा भीमताल है। उसके बाद ये बोलजू देवता और जागेश्वर धाम होते हुए आगे को जाएंगे, धारचूला, गुंजी, बूदी होते हुए फिर इनकी चौकोड़ी होते हुए वापसी होगी। मैं स्वराज यादव हूँ, देहरादून से आई हूँ और आदि कैलाश की ये मेरी चौथी यात्रा है केएमबीएन के थ्रू। इसके साथ साथ मैं 4 बार कैलाश मानसरोवर याद कर चुकी हूँ। मेरा नाम दीपिका है और मैं मुंबई से हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि कब वहाँ तक पहुँचेंगे, बस वही राह देख रहे हैं। आकर्षण पैदा करने के लिए हमने यात्रा चलाई थी और काफी वो सफल रही, क्योंकि सीधे लोग पिथौरागढ़ आकर के इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से धारचूला काफी टफ रास्ता है। तो इसके लिए काफी आकर्षण, और ये निर्भर होता है जलवायु के ऊपर और वहाँ के जो मौसम जो है उस पर निर्भर करता है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन की यात्रा भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पूरे देश से 102 श्रद्धालुओं ने अब तक आदि कैलाश के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकायदा पहला जत्था भी काठ गोदाम से आदि कैलाश के लिए रवाना कर दिया गया है। ठीक 4 धाम यात्रा की तरह आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और साथ ही आदि कैलाश की यात्रा में उनको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा कराना होता है। गौरतलब रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के बाद पूरे देश में आदि कैलाश यात्रा का क्रेज बढ़ा था। इस बार भी देश विदेश से
तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अगर आप भी आदि कैलाश की यात्रा पर आना चाहते हैं तो मेडिकल फिटनेस के साथ साथ आपको अपने 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाना होगा। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां अवैध रूप से प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की गई है। गौलापार के देवला तल्ला के पजाया क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध कॉलोनी की प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। तो देखिए, इस प्लॉटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है, क्योंकि ये अवैध रूप से यहाँ पर प्लॉटिंग जो है वो की गई थी। अवैध रूप से काटी गई थी प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे समय रहते ही प्लॉटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। और आने वाले दिनों के लिए भी लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह की अवैध प्लॉटिंग की गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है। और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते खतरे को देखकर प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर है। रोकथाम के लिए दवाइयों और जांच व्यवस्था की तैयारी पूरी की जा रही है। जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया है कि आशा वर्कर और वॉलंटियर निगम कर्मचारी की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। साथ ही अस्पतालों और लैब की भी जांच शुरू की जा रही है। तो बदलते मौसम के चलते जहां डेंगू मलेरिया की शिकायतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में मरीजों की संख्या जो है वो भी अस्पताल में बढ़ रही है और इसके रोकथाम के लिए तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, रोकथाम की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। निगम कर्मचारियों की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। देखिए, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं डेंगू मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं, आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं और हमारे निगम के कर्मी भी हैं। तो इन सबको प्रेरित रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जिले स्तर से इनको एडिशनल 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 1555 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वो संख्या कितनी भी हो। इसके साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स रखे हैं उनको सुपरविजन भी आशा फैसिलिटेटर्स को दिया गया है, ताकि वो उनके नियंत्रण में रहकर उनकी सुपरविजन। खबर रामनगर से है। रामनगर में मौजूद जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बुकिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। जानकारी दे दें कि बुकिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगों ने केंद्र मंत्रालय के नाम पर बुकिंग में सेंध लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन पार्क प्रशासन जो है समय रहते ही फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। जानकारी देखिए, आपको दे दें कि इस पूरे मामले में 7 लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी भी की जा रही है। तो 7 लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो भी की जा रही है और इस पूरे मामले में 7 लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्रालय के किसी एक ऑफिस का नाम से मेल प्राप्त हुई थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कि उनको निकाला कक्षों का आरक्षण दे दिया जाए। इस संबंध में जब एक प्रथम दृष्टया देखा गया तो वह मेल संदिग्ध लगा। फिर जो मेल में जो नंबर प्रोवाइड कराए गए थे उनसे वार्ता की गई, तो उनके द्वारा अपनी आईडीज और उनसे मांगी गई। लेकिन जब पुनः उनसे वार्ता की गई, इस संबंध में और विस्तृत जांच की गई, तो उनके द्वारा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा था। तो इस क्रम में जो संदिग्ध और ये ऐसे लोग थे उनको अभी पार्क के सभी जोन में ब्लैकलिस्ट कर प्रतिबंधित कर दिया गया है और अभी प्रकरण की जांच जारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से घोटालेबाजों के खिलाफ अभियान जो है लगातार जारी है और इस अभियान के तहत अब आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र के राजीव स्वरूप भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आईजी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के पूर्व अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्यों में किए गए 136 करोड़ रुपए घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल भी गठित की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के विवेचना में हुई प्रगति की आख्या प्रत्येक 15 दिन में उपलब्ध कराने के भी
भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें, निगम ने तत्कालीन परियोजना प्रबंधक और परियोजना के महाप्रबंधक ने सहायक लेखा अधिकारी के साथ मिलकर विभिन्न निर्माण कार्यों में तकरीबन 136 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और इस घोटाले की जांच के लिए बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।